हाय गाइस, कैसे हो? सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। जो भी करना ध्यान लगा के करना। हम अपने यूट्यूब पर उपस्थित हो गए बायो स्टडी पर। कुछ खास महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आज। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं विकास। क्या क्या बच्चे में वृद्धि, कहाँ से विकास होता है, क्या क्या होता है। यहाँ से हम शुरुआत लेकर आए बाल विकास से। बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा और हम नई से नई किताब से अच्छी अच्छी चीज़ें, दोस्तों बहुत मेहनत लगती है नई से नई किताबों का टॉपिक छांटना अच्छा, ताकि हम जो भी हमारे मित्र हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं उनको अच्छा से अच्छा क्लास मिले, अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो। हमारा उद्देश्य ये है और हम तो ईश्वर से ये दुआ करेंगे कि सबका भविष्य, सबका जीवन अच्छा हो और सबको लाइफ में गवर्नमेंट जॉब मिले। हमारा उद्देश्य ये रहेगा सभी से। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, भले ही हमारा यूट्यूब चैनल छोटा, अभी शुरुआत करी है हमने, बस आप लोगों की दुआ, आप लोगों का साथ होना चाहिए। जल्दी हम ग्रोथ करेंगे, सिर्फ आपका साथ चाहिए। जो भी हमारे मित्र हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए हमें। जो भी चाहते हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें। हो सकता है हम जो भी गलती कर रहे हैं उसको हम सुधार करेंगे, और गलती भी व्यक्ति इंसान से ही होती है। सिर्फ आप ही का, जो आप लोग हो, आपका साथ चाहिए हमें। इसी से हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। अभिवृद्धि, ग्रोथ। अभिवृद्धि, ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार, शुरू से कर रहे हैं हम सी टेट यूपी टेट, सभी के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और सभी के जीवन में आने वाला जो भविष्य है, हम भविष्य में आपके कामना करते हैं कि सबका अच्छे नंबरों से, सब अच्छे नंबरों से पास हों, अच्छे नंबर लेकर आएँ। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। जब हमारे शरीर रचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। व्हेन योर बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म स्टर ग्रो इन द के नाउ ग्रोथ। वृद्धि का स्वरूप बाहरी क्या होता है? अब देखिए वृद्धि कैसे होती है सभी को। देखिए, ये पहले छोटा बेबी, फिर उसके बाद में ये बेबी, फिर उसके बाद में ये बेबी, फिर इसके बाद में ये बेबी, उसके बाद में आपका ये बेबी बिल्कुल चलने स्टडी, मतलब पैर चलने तैयार हो गया। इतने इतने स्टेपों से बच्चा बड़ा होता जाता है। इतने स्टेप हमें देखने मिलेंगे हमारे जीवन में, सभी के जीवन में आए हैं। देखिए, वृद्धि का स्वरूप बाहरी क्या होता है? ग्रोथ इन एक्सटर्नल लेवल क्या है? ग्रोथ एक एक्सटर्नल लेवल, मतलब वृद्धि का बाहरी स्वरूप क्या होता है? पहली, दूसरा है वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। देखिए, इन्होंने कहा कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। उदाहरण की जैसे लंबाई और चौड़ाई, ये बात सही है। देखिए, ग्रोथ होता है, वृद्धि भी होती है, मगर कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हमारी रुक जाती है। जैसे हमारी हाइट, लंबाई और चौड़ाई कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। ये कहना है कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। उदाहरण के लिए, कभी कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। ग्रोथ इन योर हाइट वेयर्स एट द टाइम्स आर ग्रोथ इन योर वेट। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार, वजन बढ़ता है। चौथा पॉइंट क्या है? वृद्धि दिशाहीन होती है। देखिए, उन्होंने कहा कि वृद्धि दिशाहीन भी होती है। ग्रोथ इज विथआउट फिक्स्ड डिरेक्शन, मतलब वृद्धि दिशाहीन होती है। वृद्धि का कम मापन कर सकते हैं। वृद्धि का
हम मापन मतलब कम नहीं, सॉरी, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। मेजरमेंट, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम भार और लंबाई को नाप सकते हैं। देखिए आप देखते हैं, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, अपना वजन तोल सकते हैं और लंबाई को हम नाप सकते हैं। मीजर एंड द वेट। छठा पॉइंट है, वृद्धि केवल परिणात्मक होती है। ये कह रहे हैं कि वृद्धि केवल परिणात्मक होती है। छठा हेडिंग पॉइंट आपका, वृद्धि केवल परिणात्मक होती है। ग्रोथ इज द क्वांटिटी। सातवां पॉइंट है, वृद्धि जीव कोशिका जैसे सेल्स पर आधारित होती है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं। ग्रोथ इज डेवलपमेंट सेल और बॉडी इन मेड नंबर ऑफ द सेल्स। आठवां पॉइंट है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और ना भी हो सकता। आठवां पॉइंट कह रहा है कि वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है, ना ही हो सकता। उदाहरण में, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये नहीं जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। देखिए, वृद्धि होने से विकास हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास बढ़े। विकास, डेवलपमेंट। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। डेवलपमेंट का मतलब इन्होंने कहा है, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। मेंटल, इमोशनल इंटेलिजेंस, पैटर्न दिस के नाउ और डेवलपमेंट। विकास, अब हमारा विकास रूप, विकास में पहला पॉइंट है, विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाहरी दोनों होता है। देखिएगा, जो विकास होता है बाहर का भी और आंतरिक दोनों का होता है। जैसे मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। मस्तिष्क क्या, हमारा अंदर का विकास हुआ, और आपका भाषा ज्ञान बाहरी, हम बोल चाल कैसे बोलते हैं, कैसा हमारी भाषा है, कैसे किसी से बात करते हैं, ये हमारी भाषा हुई। और मस्तिष्क का विकास मतलब कितना उसके अंदर ज्ञान की वृद्धि हो रही है, कितना वो ज्ञान सहन क्षमता, सहन सपोर्ट्स कर रहा है या सोच विचार कर रहा है। डेवलपमेंट इज द बोथ एक्सटर्नल एंड द इंटरनल लेवल। दूसरा है, विकास जीवन भर चलता है। देखिए, विकास जीवन भर चलता है। इन्होंने कहा है डेवलपमेंट कंटिन्यू थ्रोटिंग और लाइफ, मतलब जो विकास होता है हमारा जीवन भर चलता रहता है। देखिए, विकास जीवन भर क्या चलता है उसके बारे में आगे बताते हैं। विकास में निश्चित क्रम होता है। देखिए, विकास, दूसरा पॉइंट था विकास जीवन भर चलता है, इसमें कहा कि तीसरा पॉइंट है विकास निश्चित क्रम होता है। विकास निश्चित पर होता है। उदाहरण में, हम अपने जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चलेंगे उतना ही होगा। विकास निश्चित होता है। दो उदाहरण विकास में क्या है, हम अपना जितना विकास करना चाहते करना होता है उतना ही हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चले चाहेंगे उतना ही होगा। चौथा पॉइंट है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। डेवलपमेंट थ्रू डिफरेंट, मतलब विकास की क्या होता है, निश्चित दिशा होती है। ये नहीं कि विकास लाइफ टाइम चलता रहेगा, विकास की भी निश्चित दिशा होती है। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। देखिए, उन्होंने कहा कि विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। उदाहरण में, हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं।
देखिए ये कह रहा है कि हम सामाजिक विकास या नैतिक विकास का हम मापन नहीं कर सकते, केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। छठा पॉइंट क्या कह रहा है इन्होंने, विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। देखिए विकास कैसा होता है, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। सातवां, विकास संगठनात्मक तरीकों से होता है क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन है। विकास संगठनात्मक तरीकों से होता है क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। देखिए विकास वृद्धि के बिना भी संभव है क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई, भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। देखिए इन्होंने कहा कि वृद्धि मतलब जब हमारा शरीर नहीं बढ़ेगा, इन्होंने कहा कि वृद्धि के बिना भी संभव है, मतलब अगर हमारा शरीर बढ़ेगा जब विकास बढ़ेगा, ये जरूरत नहीं है। क्योंकि व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई पर नहीं, परंतु उसके हम नैतिक विकास, उसकी नैतिकता, उसके सामाजिक विकास क्या है, उसकी बौद्धिकता क्या है, ये भी हमारा एक विकास है। उसके अंदर कितना ज्ञान बढ़ रहा है, ये भी क्या हमारा एक यानी क्या है, विकास है। विकास के आयाम, नेक्स्ट पॉइंट आपका डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट है शारीरिक विकास क्या है। देखो जो भी हम किताब से करा रहे हैं बहुत अच्छे पॉइंट हैं और बहुत अच्छा पढ़ा, देखना ये सभी में तुम्हारे ज़्यादातर हमारे सीटेट में बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी मित्र हैं, नए हैं, पुराने हैं, अपने दोस्तों को शेयर और लाइक जरूर करना। और जो भी आप इसको आराम आराम से समझना, क्या क्या हम देखिए सीटीपी में हमारे साथ अगर यही पूछा जाता है, बहुत डीपली पूछा जाता है। सीटीपी वैसे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। गत्यात्मक विकास क्या है, मोटर डेवलपमेंट, ये एक तरफ से बालक के, देखिए ये पूछेगा आपको गत्यात्मक विकास, ये पूछा जाता है प्रश्न, ये एक तरफ से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है, जिसे हम मोस्लिम हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित है, गत्यात्मक विकास बोलते हैं। आपका है नेक्स्ट, गमक विकास में बालकों के चलने दौड़ने। देखिए गमक विकास में आप पूछा कि गमक विकास में क्या होता है, गमक विकास में चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। किसमें, गमक विकास में। इसको हम दो भागों में बांटा गया है, गमक विकास को दो भागों में बांटा गया है। फाइन मोटर स्केल एंड द ग्रॉस मोटर स्केल। फाइन मोटर, इसमें मस्कुल का और यूज होता है। देखिए राइट, बच्चा लिख रहा है, ये लर्निंग पढ़ रहा है बच्चा, ये लिख रहा है, और ये कटिंग और यानी कि बेकिंग, चपाती भोजन खा रहा है ये। दूसरा विकास मौसल ज़्यादा यूज। अगर देखिए अगर इसमें पूछे आपको कम विकास, जिसमें कम विकास है, तो कम विकास में क्या है, मेहनत, इसमें राइट में लिखना पढ़ना या कटिंग, इसमें कम है। और इसमें पूछा गया इसमें यानी कि ग्रॉस मोटर स्केल, अगर फाइन में पूछे आपसे, देखो कुछ शब्द ऐसे हैं कि इंग्लिश में समझ लेना। फाइन मोटर स्केल, अगर फाइन मोटर स्केल में कम है, जैसे बच्चा पढ़ना, लिखना, कटिंग करना, ये इसमें कम है फाइन में। और ग्रॉस मोटर स्केल में पूछा, ग्रॉस मोटर स्केल में सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न। ग्रॉस मोटर स्केल में इसमें म्यूसल का ज़्यादा यूज होता है, म्यूसल मतलब एनर्जी का ज़्यादा यूज होता है। जैसे स्विंग है, अगर बच्चे तैरते हैं तो ताकत से तैर जाएगा। जंपिंग करना तो इसमें भी एनर्जी खर्च होती है, और रनिंग करना इसमें खूब एनर्जी खर्च होती है। तो आपका ये दो टाइप का आपका ये विकास है, और ये सीटेट में बहुत प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। देखिए मानसिक विकास जिसे हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, और संवेगित विकास इमोशन डेवलपमेंट, नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट। ये चार विकास है हमारे।
अब बाल विकास के सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। ये बात सही है। देखिए कोई सी भी जाति अपने प्रत्येक अपनी जाति ही अनुरूप के विकास करेगी, अनुसरण करती है। जैसे मानव और हाथी। मानव जैसे मानव का बच्चा है तो मानव ही वो बढ़ेगा, और हाथी का बच्चा तो हाथी जैसा ही वो बढ़ेगा। पहला आपका ये कहा समान प्रतिमान सिद्धांत। दूसरा है आपका इसमें विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है। विकास के प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा में देखो विकास की दिशा क्या है, सिर से पैर की तरफ चलती है। दूसरा विकास क्या आपका, विकास जो है आपके सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे हम मास्काधोमुखी, जो दिशा सिर से पैर की तरफ चलेगी उसको हम मास्काधोमुखी भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर का तरफ होता है तो उसे हम समीप दुर्मुख कहते हैं। इन्होंने क्या है कि जब हमारा विकास क्रम मध्य से दूसरी ओर जाता है तो उसको हम समीप या दुर्मुख कहलाता है। अतः कहे जाते हैं विकास क्रमिक होता है। ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है। दो प्रश्न इसमें आपको रेडी होगा आपका। अगर सिर से पैर की तरफ चलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मस्काधोमुखी। और हमारा विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर, मतलब अंदर से शुरू होकर बाहर की ओर चलता है तो उसको हम बोलते हैं समीप दुर्भिमुख। तीसरा हेडिंग क्या कहता है इसमें, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। देखिए विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। देखिए तीसरा हेडिंग आपका, विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी मंद और तेज होती है। देखिए विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया जीवन पर्याप्त चलती है, मतलब इसमें दो हैं, कभी ये तेज हो जाती है और कभी ये मंद, मतलब धीरे मध्य हो जाती है। नेक्स्ट देखिए सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल स्पेस और द रेस्पॉन्स। इन्होंने क्या है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। पहले हम उठेंगे, फिर बैठेंगे, फिर चलेंगे, फिर दौड़ना। तो क्या हमारा ये सामान्य से विशिष्ट की ओर ही है हमारा विकास। पांचवा है आपका पॉइंट, क्या कहता है, पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या कहता है। देखो प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी क्या कहती है आपकी, विकास पूर्व अनुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। विकास पूर्व अनुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। छठा आपका एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल और यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। देखिए एकीकरण का सिद्धांत है, मतलब बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो ये एकीकरण कहलाता है। सातवां पॉइंट, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार विकास चलता है, किसी में तेज किसी में कम होती है। आठवां पॉइंट है इसका, वर्तुलाकार बानम रेखीय प्रगति का सिद्धांत क्या है।
प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल बेरस लाइनर एडवांसमेंट। विकास कभी कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब ये कभी भी सीधे रेखा में नहीं चलता। कभी इसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। नवा पॉइंट आपका, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत क्या है? शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका बाल विकास की अवस्था है। देखिए बाल विकास की अवस्था है, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रसव पूर्व 9 महीने या 280 दिन, ये अवस्था माता के गर्भधान से शुरू होती है। ये वाली अवस्था गर्भधान से शुरू होती है। प्रसव पूर्व की बात करें तो 9 महीने या 280 दिन। इसको भी माना जाता है, देख हमारे कुछ देश में नहीं है, कुछ देश में माना जाता है कि बच्चा जब से भ्रूण ठहर जाता है उसी के दिन से बच्चे की काउंटिंग शुरू हो जाती है कि बच्चा इतने दिनों का हो गया। और हमारे यहाँ जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है, जब हमारे यहाँ काउंटिंग शुरू होती है। शेष अवस्था जन्म से 5 वर्ष। देखिए शेष अवस्था जन्म से 5 वर्ष, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। इसका व्यापार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। किसमें? शेष अवस्था में। शेष अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक। इसे आंतरिक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। तीसरी अवस्था है बाल्यावस्था। ये 6 से 12 वर्ष की होती है। इसे तार्किक चिंता की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसमें गंदी अवस्था कहा जाता है। इसमें स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। किसमें? 6 से 12 वर्ष में। क्योंकि बच्चे गंदी अवस्था, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं जाते हैं, धूल में लेटते कूदते, नदी नाल और मिट्टी कहीं भी, तो अब कपड़े सारना, खेलना कूदना, इस अवस्था कहा जाता है। इसे स्फूर्ति अवस्था भी कहते हैं इसको। इसे खेलों की अवस्था, गेम स्टेज अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती। संग्रहण मतलब मित्रता बनाने की अवस्था कहा जाता है। इसे टोली समूह की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था को। चौथी अवस्था आपकी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था 12, 13 या 18 वर्ष की होती है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। देखिए ये सबसे कठिन समस्या होती है, सभी की होती है जीवन का। इसमें आपका संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझनों की समस्या ज़्यादा रहती है। प्रेम भावना, प्यार वगैरह ये चीज़ें। और इसमें विषमलिंगी आकर्षण भी होता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूज, हीरो वर्ष भी भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। अमूर्त चिंतन भी करते हैं। और हमारे शरीर में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स और वाई।
इसमें प्यार, प्रेम, भावना, जैसे एक्स वाई और एक्स एक्स, जिसमें हम इसमें 23 मेल में और 23 फीमेल में, दोनों में तो मतलब 43 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं इसके अंदर। इस अवस्था में अब है महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल और प्रत्यगमन का सिद्धांत। विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि के बच्चे होना या कम बुद्धि वाले तेज बुद्धि के बच्चे होना, ये सब बोलते हैं प्रगमन सिद्धांत। गल्टन का सिद्धांत, इनके अनुसार जब बच्चों में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, जैसे दादा दादी से, तो यह गल्टन का सिद्धांत या जीवन गणना सिद्धांत कहलाता है। बीचमैन का सिद्धांत क्या कहता है। बीचमैन का सिद्धांत, इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर कंटिन्यूटी चलता रहता है। ग्रेगर मेडल, इन्हें अनुवांशिक जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के दानों का प्रयोग करे अनुवांशिकता के नियम का निर्धारण किया था। भाषा और चिंतन क्या है। लैंग्वेज एंड थिंकिंग। देखिए, भाषा अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। भाषा और विचार में गहरा संबंध होता है। भाषा संप्रेषण विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक अच्छा साधन है। भाषा के प्रकार, टाइप्स और लैंग्वेज। देखिए, भाषा हमारी सब अलग अलग प्रकार की होती है। मौखिक, बोलकर अपने विचारों को आदान प्रदान करना। लिखित, अपने विचारों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाना। या संकेतिक, संकेतों, प्रतीकों या चिन्हों के मध्य से विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाती है। थोड़ा मोट, चलो इतना ही रहने दो, ज़्यादा है। भाषा का स्वरूप, भाषा का स्वभाव या क्रम क्या है। स्वभाव, देखिए मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। सुनना, जिसे हम लर्निंग बोलते हैं, बोलना स्पीकिंग बोलते हैं, पढ़ना रीडिंग या लिखना राइट। मांटेसरी के अनुसार सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। मांटेसरी के अनुसार पहले सुनेंगे, सुनने के बाद में फिर बोलेंगे, बोलने के बाद में फिर लिखेंगे, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, परिपक्वता, किसी भी चीज का पूर्ण रूप से विकसित हो जाना परिपक्वता कहलाती है। भाषा विकास के सिद्धांत क्या है। परिपक्वता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। परिपक्वता से अभिप्राय है कि भाषा अवयव एवं स्तरों पर नियंत्रण होना, जैसे बोलने में जीभ, गला, तालु, होठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि परिपक्वता होते हैं, तो भाषा पर अच्छा नियंत्रण होता है। और अभिव्यक्ति यानी विचारों का आदान प्रदान भी अच्छा होता है। दूसरा पॉइंट आपका, अनुबंध, किसी वस्तु जोड़कर बताना सिद्धांत। मतलब शेष अवस्था में बच्चों को शब्दों की जानकारी मूर्त वस्तुएं जो दिखाई दे सके से जोड़कर दी जाती है। यदि बच्चों को किसी भी चीज या वस्तु को दिखाया तो बच्चा जल्दी सीखता है। अनुकरण, नकल करना, यह सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल ऑफ द मिटिनेशन। मनोविज्ञान के अनुसार बालक अपने परिजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखता। मतलब बच्चा अगर बच्चों के साथ रहेगा तो जल्दी सीखेगा। जैसे बच्चे बोलते हैं वैसे ही बोलना ज़्यादा है, और अपने साथ रहता है तो बच्चा अपने परिवार में उनकी तरह भी जल्दी सीखता है बच्चा। चोमस्की का भाषा सिद्धांत क्या कहता है।
चोमस्की भाषा सिद्धांत। चोमस्की भाषा को जन्मजात मानते थे, अर्थात बच्चा भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, जैसे क्रंदन, रोना, संकेतिक आदि। भाषा के भाग रूप क्या? पार्ट ऑफ लैंग्वेज। देखिए स्वनिम क्या है, फोनीम क्या है? जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता। भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी वर्ण स्वनिम कहलाते हैं, जैसे छोटा आ, का, जा, पा आदि। और रूपिम क्या है? रूपिम में शब्द का छोटा रूप रूपिम कहलाता है, जैसे पेन, कॉपी, राम आदि। और वाक्य विन्यास, भाषा के नियमों को वाक्य विन्यास कहते हैं। भाषा को उपयोग करने के लिए नियम वाक्य विन्यास कहलाते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कारण से आदि। अर्थ विन्यास क्या है? वाक्य विन्यास में जो वाक्य दिया है उनका अर्थ सही होना चाहिए, उसे अर्थ विन्यास कहते हैं। जैसे मोहन के पास एक पुस्तक है, सही अर्थ मोहन के पास एक पुस्तक, गलत अर्थ। चिंतन, थिंकिंग क्या है? किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है, विचार चिंतन कहलाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? थिंकिंग बोलते हैं। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता रहता है, और हम सोचते विचार करते हैं। अब चिंतन के प्रकार कितने हैं? थिंकिंग क्या कितने प्रकार की होती हैं? स्वालिम चिंतन क्या है? स्वालिम चिंतन स्वयं में लीन रहना, मतलब ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप न हो, सुविलिन चिंतन कहलाता है। क्योंकि कुछ व्यक्ति क्या किताबों में खोए रहते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहता, तो उसको क्या बोलते हैं? हम स्वयं चिंतन बोलते हैं। यथार्थवादी चिंतन, ये चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। टाइप्स और रिलेटिव थिंकिंग क्या है? पहला आपका अभिसारी चिंतन क्या है? अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद या अंत, क्लोज एंड वाला होता है। अपसारी चिंतन क्या है आपका? इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, इसमें समस्या को कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है, जैसे दिल्ली की विशेषताओं को वर्णन करने आदि। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत वाला होता है। आलोचनात्मक चिंतन की बात कर लेते हैं। गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। चिंतन के प्रकार क्या हैं? प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जिसे हम बोलते हैं मूर्त, ये चीजें दिखाई देती हैं, इनके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक कहलाता है। ये चिंतन निम्न स्तर का होता है। ये चिंतन निम्न स्तर का होता है। प्रत्ययात्मक चिंतन, प्रत्ययात्मक चिंतन क्या है? जिसे हम बोलते हैं अमूर्त, जो चीजें दिखाई नहीं देती उनके बारे में विचार करना प्रत्ययात्मक चिंतन कहलाता है, या जो अमूर्त, उसे क्या कहलाता है? यह अमूर्त कहलाता है। काल्पनिक चिंतन, पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं उनको हम काल्पनिक चिंतन कहलाता है। चौथा पॉइंट है तार्किक चिंतन। ग्लोजिकल थिंकिंग, किसी चीज या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और ये पूरे जीवन तक निरंतर कंटिन्यूटी चलती रहती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ द
सोशलाइजेशन पालन पोषण, चाइल्ड रियरिंग बालक के समाजीकरण में पालन पोषण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता है तो बच्चा समाज के साथ समायोजन करने में कठिनाई महसूस करता है। सहयोग कार्पोरेशन, बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग करता है वैसे वैसे वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना आरंभ कर देता है। देखिए, सहयोग पालन पोषण का जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में संगति। जैसा बच्चा संगति में रहेगा बच्चा वैसा सीखेगा। आस पड़ोस का माहौल, इन्वायरमेंट, एजुकेशन। अगर आप बच्चा IAS PCS में रहेगा तो बच्चे के गुण भी वही IAS PCS के रहेंगे। और बच्चा खेल कूदने में ज़्यादा रहेगा तो वो खेल कूद ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो बच्चा का इन्वायरमेंट आस पड़ोस में इस चीज़ पर फेमस करता है। अब क्या अनुकरण क्या है? अनुकरण क्या है? अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना। बच्चों बड़ों के बातों का अनुकरण करके सीखता जाता है और समाज का एक हिस्सा बन जाता है। फिर क्या है नकल करना? मतलब हर कोई नकल करके तो सीख रहा है। आज के समय कहीं भी आप चले जाइए, उस चीज़ को पहले वो पढ़ेगा, उसके बाद में वो हमें पढ़ाएगा, तो नकल करना ही तो हुआ। आज के समय बच्चा क्या, हर कोई बड़े बड़े सब लोग नकल करके ही सीखते हैं। नकल करने मतलब जो चीज़ हम पढ़ेंगे कल को उसको हम पढ़ाएंगे, तो वही आपका नकल करना होता है। बच्चा क्या, छोटे बड़े भी नकल करके ही सीखते हैं। देखिए, कोई भी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम विश्व की बात कर लें, कहीं की बात कर लें, कितने यूट्यूब कर लो, किसी बात कर लो, ऐसा कोई यूट्यूब नहीं है जो अपने पास अपनी किताब खुद सॉल्व उसने लिखी हो। बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उसके बाद में हम अलग एक किताब से नोट्स लेते हैं, पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद में हम किताब अपनी छपवाते हैं। तो वो भी एक नकल करना हुआ। जितने भी किसी की बात कर लो, सब अपने मन किताबों से नहीं, दूसरों की किताब, बहुत सारी किताबें लेते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बाद में क्या होता है वो भी एक नकल करना हुआ। आज के समय कोई परिपूर्ण बनी नहीं है इस समाज में, एक दूसरे पर निर्भर है। पुरस्कार एवं दंड। देखिए, जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यापार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यापार करता है तो उसे दंड मिलता है, जिसके भय से वह ऐसा कार्य द्वारा नहीं करता है। सामाजिकरण इकाइयों के प्रकार क्या है? बच्चों के समाजीकरण के मुख्य दो तरह की एजेंसियां काम करती हैं। पहला सक्रिय एजेंसी, एक्टिव एजेंसी, जिसे इसका बच्चों पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण में परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल आदि। दूसरा आपका निष्कर्ष एजेंसी, पॉजिटिव एजेंसी, इसका बच्चों पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि। समाजीकरण की इकाइयाँ क्या हैं? पहला है आपका परिवार। समाजीकरण की इकाई है परिवार। समाजीकरण का आरंभ परिवार से होता है और ये समाजीकरण की पहली इकाई है। दूसरी आपका विद्यालय। विद्यालय में बच्चा स्नेह, सहयोग, कर्तव्य निष्ठा, दूसरों के साथ समायोजन करके सीखता है। तीसरा आपका अध्यापक। बच्चों के सामाजिक विकास में अध्यापक का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं तो छात्र भी निष्ठता, धैर्य तथा सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं। खेल। देखिए, खेल बच्चों के मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी योगदान देता है। एक टीम में रहकर बच्चे सहयोग की भावना विकसित करते हैं। उनको अनुशासन में रहना पड़ता है। हारने के बाद भी उनको अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना पड़ता है और विजय टीम को बधाई देनी पड़ती है। अधिगम लर्निंग क्या है? नेक्स्ट है अधिगम लर्निंग क्या है? अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली वह प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक परिस्थितियों में सीखता है और अपने व्यापार में परिवर्तन करता है, वही सीखता है। और इसलिए हम कह सकते हैं परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यापार में ही परिवर्तन लाना ही सीखता है। महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है? देखो, जेपी गिलफोर्ड, व्यापार के परिणाम स्वरूप व्यापार में परिवर्तन ही सीखना है। स्किनर कहते हैं
सीखना व्यापार में उत्तरोत्तर समाज की प्रक्रिया है। क्रोर कहना है सीखना आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। और वुडवार्ड कहते हैं नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम की विशेषता क्या है? जीवन पर्याप्त चलने वाली, देखो अधिगम की विशेषता, जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना कुशलतादायक है। और सीखना व्यापार में परिवर्तन है। दोस्तों, क्लास हम ज़्यादा बड़ी नहीं बना रहे हैं। अगर जैसे भी आपको हमारी क्लास लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके विचार, हमारे विचार अपने बारे में बताएं। देखिए, हम ऑफलाइन अभी पढ़ा रहे हैं, अभी ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं हम। समस्या एक है क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर कम है। अगर हमारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हो सकता है लाइव आने का ऑप्शन खुल जाएगा। अभी लाइव का ऑप्शन नहीं है क्योंकि आप लोगों से निवेदन है, आप लोग ही हमारे सहयोगी है। अगर 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हो सकता है हम लाइव जल्दी आ जाएं। सिर्फ आप लोगों के हाथ में ही है, जैसे आप लोग चाहो। हमारा चैनल नहीं है, आप ही का चैनल है। ये कहो कि अपना ही चैनल है, अपने चैनल पर पढ़ रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छे से अच्छी चीज़ आपको पढ़ाएं। और अब तक जो भी पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज़ पॉइंट लगा जो हम गलत पढ़ा रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों के पास अधिक से शेयर करिए। अपने विचार हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। एक टेलीग्राम चैनल है और एक टेलीग्राम ग्रुप है। जो भी है अपनी प्रतिक्रिया अपने बारे में ज़रूर बताएं हमें। आशा करते हैं हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है। आप बताएं जो भी, हम 1 घंटे की, अगर आप चाहोगे 1 घंटा की क्लास दो तो हम 1 घंटा की क्लास दे देंगे। अभी हम यानी कि 30 मिनट की या 40 मिनट की क्लास दे पा रहे हैं। जैसा आप चाहोगे वैसे ही हम आपके लिए रेडी रहेंगे। सिर्फ अपने विचार हमें व्यक्त जरूर बताएं। ओके दोस्तों, टेक केयर। दोबारा जल्दी मिलेंगे। आप लोगों का चैनल है, अपना ही परिवार का।